ओके ठीक है। तो रिजर्वायर रॉक क्या होता है ये हमें समझ में आ गया कि रिजर्वायर रॉक ऐसा होता है, ऐसा सबसरफेस रॉक है जिसमें रिजर्वायर फ्लूइड को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है एज वेल एज उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, रिजर्वायर, अब बात आती है कि रिजर्वायर इंजीनियरिंग क्या होता है, हम रिजर्वायर इंजीनियरिंग को क्यों स्टडी करते हैं। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट एंड द फ्लो डायनेमिक्स ऑफ द फ्लूइड इन द रिजर्वायर। ठीक है, मीन्स ये क्या बताएगा, रिजर्वायर इंजीनियरिंग को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहा है ये हमें क्या नॉलेज दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि कितना फ्लूइड एक रॉक होल्ड कर सकती है, मतलब कितने अमाउंट में या कितना वॉल्यूम ऑफ अमाउंट फ्लूइड एक रॉक में प्रेजेंट हो सकता है एंड उसका फ्लो डायनेमिक्स मतलब कितना इजीली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हो गया पर्सपेक्टिव की रिजर्वायर इंजीनियरिंग, व्हाई वी आर स्टडिंग रिजर्वायर इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड अब जैसे कि अब कोई पोजीशन कोई रॉक है, हमारे रिजर्वायर रॉक है, हमें पता चल गया कि क्वांटिटेटिवली उसमें कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड है। रिजर्वायर इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट में किसी रॉक में फ्लूइड स्टोर है। ठीक है, कितना इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसका जो फ्लो डायनेमिक्स है, उसका क्वांटिटी वहां पे कितना फ्लूइड अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम पता करके हम क्या कर सकते हैं कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई अगर हमने उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेल को डेवलप किया तो वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, कितना अमाउंट में हमें प्रोडक्शन मिलेगा उस जगह से, उसका फ्लो डायनेमिक्स क्या है कि कितना इजीली कितनी रेट से हमें प्रोडक्शन मिल सकता है, ताकि जो जो भी ड्रिलिंग का कॉस्टिंग आएगा, वेल डेवलप करने का कॉस्टिंग आएगा, ठीक है, इसको इकोनॉमिकली विएबल होगा कि नहीं होगा। ये सारा जो नॉलेज है वो हमें रिजर्वायर इंजीनियरिंग से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, रिजर्वायर कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, तीनों फ्लूइड रख सकता है, ऑयल, गैस एंड वाटर एज वेल एज। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पहली क्लास में आपके बताया था कि इस तरीके से इम्पर्मेबल बैरियर होता है जो कि क्या करेगा, रोक के रखेगा, फ्लूइड को स्टोर करके ट्रैप करके रखेगा। ठीक है, सबसे इसके टॉप में होगा गैस, उसके बाद में होगा ऑयल एंड बॉटम में होगा वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे हाई होती है इनके कंपैरिजन में, ऑयल और गैस के कंपैरिजन में, तो वाटर विल सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, फिर उससे थोड़ी कम डेंसिटी किसकी होती है, ऑयल की होती है, और जो गैस है वो हमारा सबसे लाइटर फ्लूइड है। ठीक है, डेंसिटी के मामले में ये सबसे लाइटर फ्लूइड है, देन सो ये क्या करेगा, अपने को टॉप पे प्लेस करेगा। ठीक है, सो subsurface rock can be a variety of types depending on the composition and structure. ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और कंपोजिशन के बेसिस पे देयर आर सो मेनी सबसरफेस रॉक्स लाइक शेल, सैंडस्टोन, क्ले स्टोन। लेकिन ये जो सारी सबसरफेस रॉक्स होती है, दे कैन नॉट बी एक्ट लाइक अ रिजर्वायर रॉक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बट not all the subsurface rock can act as a reservoir rock. The most common example of reservoir rock are सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। ठीक है, जो रिजर्वायर की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, दीज आर द सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, जो कार्बोनेट रॉक भी कहते हैं, हम क्ले स्टोन्स भी कहते हैं, तो ये सारे रिजर्वायर रॉक के एग्जांपल्स हैं। तो अब बात ये आती है कि भाई सारी रॉक्स है वो रिजर्वायर रॉक की तरह बिहेव नहीं कर रही, तो एक रॉक को रिजर्वायर रॉक की तरह बिहेव करने के लिए इट मस्ट हैव टू प्रॉपर्टीज, राइट। तो जो ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होते हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एज पर्सपेक्टिव ऑफ द रिजर्वायर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो रिजर्वायर रॉक है इसमें ये दो प्रॉपर्टीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द पोरोसिटी एंड द सेकेंड वन इज परमेबिलिटी। ठीक है, दीज आर द रॉक प्रॉपर्टीज, रिमेंबर दीज आर द रॉक प्रॉपर्टीज, नॉट द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ये रॉक की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बोथ आर द रॉक प्रॉपर्टीज। Next we will discuss these properties in detail. So let's talk about the porosity first, कि porosity क्या होता है, इसके जो different classifications हैं, porosity को हम कैसे calculate कर सकते हैं laboratories में, ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, so porosity is a rock property। ठीक है, आपको visible है ना स्क्रीन? पृथ्वी, you can answer।
स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Why no one is answering? Yes, ma'am. Now it's visible, and because we are not host now, ma'am. You just Okay, did a setting. I have permitted you. I have permitted you only. ठीक है? तो you can speak. चलो, let's start again. ठीक है, तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज पोरोसिटी. ठीक है, पोरोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ रॉक. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पोरोसिटी होता क्या है. तो पोरोसिटी इज basically it is nothing, it is a storage capacity पोरोसिटी इज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रॉक. ठीक है, कि कोई भी रॉक है वो कितना अमाउंट में, कितना वॉल्यूम में फ्लूइड को स्टोर कर सकती है. ओके, सो अगर हम क्वांटिटेटिवली बात करें, इट इज अ मेजर ऑफ द वॉइड स्पेस इन मटेरियल. मतलब कि ये जो आप रॉक को देख पा रहे हैं, इसमें कितना, ये जो आपको वॉइड स्पेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं पोर्स कहते हैं. ठीक है, दीज वॉइड स्पेसेस आर नोन एज पोर्स. तो ये जो पोर्स हैं, यही क्या करेंगे, ये जो पोर्स हैं यही क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे जो भी फ्लूइड होगा. जिस फ्लूइड को स्टोर करके इन्हें रखना है, द फ्लूइड विल बी स्टोर्ड इन द पोर्स. तो पोरोसिटी क्या है कि ये कितना अमाउंट, अब जितने ये वॉइड स्पेसेस होंगे, जितने पोर्स ये प्रेजेंट होंगे, उतना ही अमाउंट में क्या होगा, फ्लूइड उसमें जितने अमाउंट में, जितने ज्यादा ये पोर्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही उसके पास क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी होगी फ्लूइड को स्टोर करने की. ठीक है, तो उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या हो सकता है, फ्लूइड स्टोर हो सकता है. तो अगर हम मैथमेटिकली पोरोसिटी को डिफाइन करना चाहे, इट इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर द टोटल वॉल्यूम. ठीक है, कि मतलब वॉल्यूम, जो वॉइड्स है उनका कितना वॉल्यूम है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक. ठीक है, यहाँ पे इसको मैथमेटिकली हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे फाई क्या है, फाई इज द सिंबल from which porosity is represented by. ठीक है, पोरोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई सिंबल से. ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, दिस इज नोन एज फाई, एंड हम पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फाई सिंबल को यूज करते हैं. दैट इज इक्वल्स टू वीपी अपॉन वीबी. यहाँ पे वीपी क्या है, वीपी इज द पोर वॉल्यूम. ठीक है, पोर वॉल्यूम मतलब जितना ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा रॉक में, वो वॉल्यूम होगा पोर वॉल्यूम. ठीक है, डिवाइडेड बाय वीबी. वीबी इज हियर बल्क वॉल्यूम. बल्क वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक. यहाँ पे अब टोटल वॉल्यूम से क्या मतलब है, टोटल वॉल्यूम मीन्स कि जो ग्रेन का वॉल्यूम है, मतलब इसमें अब रॉक किससे बना होगा, ग्रेन पार्टिकल से, राइट. तो जो ये ग्रेन का वॉल्यूम है एंड जो ये जो पोर्स का वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम मिला के क्या बनेगा, टोटल रॉक बनेगी. जो वॉइड स्पेसेस होंगे और ये जो ग्रेन पार्टिकल्स होंगे, ये दोनों मिला के रॉक बनाएंगे. ठीक है, तो ये जो टोटल रॉक का जो वॉल्यूम है, इसको हम कहते हैं बल्क वॉल्यूम. ठीक है, बल्क वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, ग्रेन का वॉल्यूम प्लस द वॉल्यूम ऑफ द पोर स्पेसेस. ठीक है, बल्क वॉल्यूम को हम टोटल वॉल्यूम भी कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना है इसका. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया कि भाई पोर्स का कितना वॉल्यूम है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक. मतलब इसमें जो वॉइड स्पेसेस थे उनका टोटल वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय कि जो रॉक है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है. और ये टोटल वॉल्यूम जो वीबी आपको दिख रहा है, ये किसका ऐड दो वॉल्यूम से ऐड होके बना है, ग्रेन वॉल्यूम प्लस, ग्रेन मतलब जो ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स का वॉल्यूम प्लस ये जो आपका पोर वॉल्यूम है, ये पोर्स का कितना वॉल्यूम है, ये बनाएगा बल्क वॉल्यूम ऑफ द रॉक. तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो डिफाइन करेगा कितना पोरोसिटी है. तो अब जो इन दोनों का रेशियो होगा वो फ्रैक्शंस में आएगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में. ठीक है, और परसेंटेज में हम इसको डिफाइन करते हैं 0% से 100% में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका पोर वॉल्यूम था 0.25, ठीक है, और बल्क वॉल्यूम है 1. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया. 1/4 मतलब 25%, 1/4 मतलब 0.25 आएगा. तो जो आपकी पोरोसिटी है वो 0.25 है. और अगर हम परसेंटेज में बताना चाहे तो कितना पोरोसिटी है, 25% पोरोसिटी है इस रॉक में.
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको परसेंटेज में डिफाइन करते हैं कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम है, कितना परसेंटेज जो रॉक है, वो पोरोसिटी से हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो रॉक है इसमें कितने परसेंट पोरोसिटी है, जो कि क्या शो करेगा कि इसमें कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, कितना अमाउंट का फ्लूइड है जो ये रॉक है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी रॉक में मान लिया 70% पोरोसिटी है और दूसरी रॉक है इन द हैंड की उसमें 40% पोरोसिटी है, तो अब दोनों में से जो 70% वाली पोरोसिटी वाली रॉक होगी वो क्या करेगी, उसमें जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, उसमें 70% वाली रॉक होगी, वो क्या करेगी, जो फ्लूइड है ज्यादा अमाउंट में होल्ड कर सकेगी। ठीक है, सो तो आप पोरोसिटी क्या बता रहा है कि कितना स्टोर कर सकती है, तो हम क्या चाहेंगे कि कोई भी रॉक है उसकी पोरोसिटी की वैल्यू हाई हो, जितना हाई अमाउंट में पोरोसिटी होगी वहां पे उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये हो गई पोरोसिटी की बात। अब हम इसका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें कि इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, तो ठीक है, अब पोरोसिटी ऑफ अ रॉक कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अब दो बेसिस पे हमने जो पोरोसिटी है उसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, पोरोसिटी कैसे डेवलप हुई है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, जो सॉरी जो पोरोसिटी है उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी पोरोसिटी। ठीक है, प्राइमरी पोरोसिटी का मतलब है, देखो कोई भी रॉक है तो वो कैसे बनी होती है, जो भी आपके जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो आके पहले क्या होता है, जो ग्रेन ठीक है, जो ग्रेन पार्टिकल्स आके क्या करते हैं, वो स्टोर होते हैं एक जगह पे आके डिपॉजिट होते जाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, कंसोलिडेटेड होते जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, एक रॉक मास बनाते हैं, सॉलिड रॉक मास, टाइम के साथ उनका सीमेंटेशन होता है, तो टाइम के साथ जो सॉलिड रॉक मास बनाते हैं उसको ही हम रॉक की लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेन पार्टिकल्स है वो किस तरीके से आके डिपॉजिट हो रहे हैं किसी भी सरफेस पे, तो उन ग्रेन्स के बीच में जो वॉइड स्पेसेस रह गए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन जो वॉइड स्पेसेस बना, जो रॉक आपकी बनी, जब उसका डेवलप हो रही है, जब रॉक बन रही है, उस टाइम पे उसकी जो ओरिजिनल पोरोसिटी थी, उस पोरोसिटी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पोरोसिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोरोसिटी डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक, मतलब जब रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है उस ड्यूरेशन में जो पोरोसिटी डेवलप हुई है दैट इज नोन एज प्राइमरी पोरोसिटी। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी पोरोसिटी। सेकेंडरी पोरोसिटी क्या होता है, अब देखो रॉक डेवलप हो गई है, रॉक डेवलप होने के टाइम, उसके डिपोजिशन के टाइम, जब फॉर्मेशन हो रहा था उसका, जब जो ओरिजिनल अमाउंट में पोरोसिटी थी उसको तो हम कह रहे हैं प्राइमरी पोरोसिटी। फिर क्या होता है, टाइम के साथ उस पे रॉक पे बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स लगते हैं, इंटरनल प्रेशर्स लगते हैं। ठीक है, तो इन प्रेशर्स के कारण, इन ओवरबर्डन स्ट्रेसेस के कारण जो रॉक है उसमें क्या होता है, टाइम के साथ फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो फ्रैक्चर्स डेवलप हुए, ये फ्रैक्चर्स भी क्या होंगे, एक तरीके का जो अमाउंट जो फ्लूइड है उसको स्टोर करने के लिए प्लेस देंगे। ठीक है, वॉइड होगा एक तरीके का, तो ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये क्या होंगे, सेकेंडरी पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पोरोसिटी डेवलप्ड आफ्टर द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ रॉक, मतलब जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब रॉक बन रही थी, तो उस टाइम की जो पोरोसिटी होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोरोसिटी। ठीक है, अब प्राइमरी पोरोसिटी, अब फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उसमें स्ट्रेसेस के कारण जो भी फ्रैक्चर्स डेवलप हुए, ठीक है, जो भी आपके जो पार्टिकल्स थे वापस रीओरिएंटेट हुए, ठीक है, तो इनकी वजह से जो पोरोसिटी डेवलप होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोरोसिटी। ठीक है, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे पोरोसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी पोरोसिटी एंड सेकेंडरी पोरोसिटी। प्राइमरी पोरोसिटी जब रॉक का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जो ओरिजिनल पोरोसिटी होती है दैट इज प्राइमरी पोरोसिटी, और सेकेंडरी पोरोसिटी क्या होती है, जब रॉक का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, फिर
कुछ ओवरबर्डन स्ट्रेसेस की वजह से, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर्स की वजह से क्या होता है, उनमें जो भी फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं, जो भी पोरोसिटी डिपोजिशन के बाद डेवलप होगी, उस पोरोसिटी को हम कहते हैं सेकेंडरी पोरोसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ द पोर्स। ठीक है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ द पोर्स, कि जो आपके पोर्स हैं वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, उनके बेसिस पे पोरोसिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पोरोसिटी एंड द सेकंड वन इज इफेक्टिव पोरोसिटी। ठीक है, अब बात आती है कि एब्सोल्यूट पोरोसिटी क्या होता है। Absolute porosity is the total porosity of the rock। ठीक है, नो मैटर कि जो आपके void spaces हैं वो आपस में connected हैं या नहीं है, जो भी रॉक मॉडल हम ले रहे हैं उसका जो टोटल पोरोसिटी होगा वो प्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट पोरोसिटी ऑफ द रॉक। एब्सोल्यूट पोरोसिटी को हम टोटल पोरोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो void spaces हैं वो आपस में connected है नहीं है, आइसोलेटेड है, कनेक्टेड पोर स्पेसेस है, सारे के सारे पोर स्पेस जितनी पोरोसिटी बना रहे हैं, जो भी उस रॉक की जो टोटल पोरोसिटी होगी उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोरोसिटी। ठीक है, अब जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, इफेक्टिव पोरोसिटी। तो अब अब एब्सोल्यूट पोरोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि जो टोटल पोर वॉल्यूम है रॉक का टू द टोटल बल्क वॉल्यूम ऑफ द रॉक। ठीक है, कि पोर वॉल्यूम कितना है टोटल रॉक का, अपॉन में क्या आएगा, टोटल बल्क वॉल्यूम ऑफ द रॉक, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोरोसिटी ऑफ द रॉक। फाई ए से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है इफेक्टिव पोरोसिटी। अब इफेक्टिव पोरोसिटी में क्या होता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द इंटरकनेक्टेड पोर्स। इसमें क्या होता है कि जो जो पोर वॉल्यूम, जो इंटरकनेक्टेड पोर्स हैं, मतलब जो वॉइड स्पेसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो उनकी वजह से जितना पोर वॉल्यूम है हम सिर्फ उसी पोर वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं इफेक्टिव पोरोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इफेक्टिव पोरोसिटी क्या हो जाएगा, पोरोसिटी दैट इज अकाउंट ओनली द इंटरकनेक्टेड पोर्स। तो इफेक्टिव पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोर वॉल्यूम ऑफ द इंटरकनेक्टेड पोर्स। ठीक है, जो पोर्स आपके इंटरकनेक्टेड है उनकी वजह से जो पोर वॉल्यूम हो रहा है, अपॉन में क्या, टोटल पोरोसिटी। ठीक है, सॉरी, टोटल बल्क वॉल्यूम, जो बल्क वॉल्यूम है रॉक का, वो ये रेशियो हमें क्या देगा, इफेक्टिव पोरोसिटी ऑफ द रॉक। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको ये पिक्चर है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पिक्चर है, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं क्या बात कर रही हूँ इंटरकनेक्टेड से एंड कनेक्टेड से। जैसे कि आपको ये वाला पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो पोर्स हैं आपस में सारे क्या है, वेल इंटरकनेक्टेड हैं, सारे पोर्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और यही साथ वाला जो पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है, ये जो पोर्स है वो क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब इसका जो ये जो फ्लूइड है वो इस वाले फ्लूइड से कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ये वाला फ्लूइड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाले जो पोर्स है वो भी क्या है, आइसोलेटेड है। तो अब जब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पोरोसिटी की, वो की जो कि क्या होती है, टोटल पोरोसिटी। तो ये जो आपको ये जो टोटल जो रॉक दिख रहा है, इसका जो पोरोसिटी है, जो भी चाहे जो पोर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, या ये जो इंटरकनेक्टेड पोर्स हैं, इनकी वजह से जो टोटल जो भी आपको पोर वॉल्यूम दिख रहा है जहाँ पे फ्लूइड स्टोर हो गया है, इसकी वजह से जो पोरोसिटी आएगा इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोरोसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट पोरोसिटी विल शो द टोटल पोरोसिटी ऑफ अ रॉक। ठीक है, लेकिन एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर्स वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द इफेक्टिव पोरोसिटी। इफेक्टिव पोरोसिटी में हम ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि ये क्या शो करेगा कि ये जो पोर्स हैं, अब ये जो फ्लूइड है आपस में इंटरकनेक्ट, ये जो पोर्स है आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये फ्लूइड इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो जो इजीली ट्रांसपोर्ट करेगा पोर्स, वही हम क्या कर पाएंगे, इजीली प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो इसलिए जो इंटरकनेक्टेड पोर्स हैं इनकी वजह से जो पोरोसिटी होगी, उस पोरोसिटी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव पोरोसिटी। ठीक है, इफेक्टिव पोरोसिटी ही सबसे ज्यादा जो हमारा हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट है कि ये तो हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दो टाइप की पोरोसिटी थी, प्राइमरी पोरोसिटी एंड सेकेंडरी पोरोसिटी, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी की पोर्स जो है आपके आपस में कनेक्टेड है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोरोसिटी। फर्स्ट वन वाज एब्सोल्यूट पोरोसिटी एंड द सेकेंड वन वाज इफेक्टिव पोरोसिटी, ठीक है। तो इफेक्टिव पोरोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है मैथमेटिकली तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ पोर वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर्स, ठीक है। जो पोर वॉल्यूम है इंटरकनेक्टेड पोर्स की वजह से टू द बल्क वॉल्यूम, ठीक है, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव पोरोसिटी। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो पोरोसिटी होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोरोसिटी है, एब्सोल्यूट पोरोसिटी, इफेक्टिव पोरोसिटी, इनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए। ओके, तो पोरोसिटी डिटर्मिनेशन। अब सोचो, नाउ यू हैव टू थिंक कि मान लिया तुमने एक रॉक सैंपल लिया, ठीक है। रॉक सैंपल या एक कोर सैंपल। कोर तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोर सैंपल जो कि हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर्मेशन से, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर डाया होता है, पर्टिकुलर लेंथ होती है। फिर उस कोर सैंपल का क्या करते हैं, हम कोर सैंपल को लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसका पोरोसिटी निकालते हैं, परमेबिलिटी निकालते हैं। तो अब जो कोर सैंपल है, ठीक है, उस कोर सैंपल का हम क्या कर सकते हैं, उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर सैंपल का लेंथ आ गया हमारे पास। अगर सिलिंड्रिकल कोर सैंपल है मान लिया, ठीक है, जनरली जो आपके कोर सैंपल होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो अब सिलिंड्रिकल शेप का कोर सैंपल है, उसका हमें क्या पता है, उसका लेंथ पता है, ठीक है, उसका डायमीटर पता है, ठीक है। तो लेंथ पता है, डायमीटर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है उसका। तो ये जो वॉल्यूम हमने उसकी लेंथ से और उसका डायमीटर यूज करके निकाला, ठीक है। कोई भी सिलिंड्रिकल शेप है तो अगर हमें उसका लेंथ पता है और उसका डाया पता है तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच से, राइट। तो पाई आर स्क्वायर एच करा यूज किया तो उसका जो वॉल्यूम निकला ये क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, जिसको हम क्या कहते हैं, बल्क वॉल्यूम ऑफ द कोर सैंपल, ठीक है। तो अब डायमीटर पता चल गया, लेंथ पता चल गया, इसको यूज करके हमने निकाल दिया कि जो बल्क वॉल्यूम था कितना था, टोटल वॉल्यूम निकाल दिया हमने, बल्क वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। टोटल वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम एक ही बात है। तो अब पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, एक तो कोर वॉल्यूम चाहिए होता है और एक बल्क वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है। तो बल्क वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया जब हमें लेंथ पता है उस सैंपल की और उसका जो डायमीटर है वो पता है, सॉरी, ठीक है। तो इससे बल्क वॉल्यूम निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोर वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो पोर वॉल्यूम कैसे निकलता है, अब जो कोर सैंपल हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है उस कोर सैंपल को हम ड्राई कर देते हैं, पूरा ड्राई कर देते हैं लेबोरेटरी में। तो उसमें जो भी फ्लूइड होता है वो सारा इवोपोरेट हो जाता है। अब हमारे पास ड्राई सैंपल है, इसमें कोई भी फ्लूइड नहीं है, ठीक है। जो आपके इसके अंदर जो भी पोर्स थे वो सब वॉइड है, ठीक है, इसमें कोई भी फ्लूइड स्टोर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस ड्राई सैंपल का वेट मेजर करते हैं, ठीक है। ड्राई सैंपल का जो है हम वेट मेजर करते हैं। तो मान लिया कि जो ड्राई सैंपल का जो वेट हमने मेजर किया वो आया m1, ठीक है। m1 इज द जो ड्राई सैंपल का वेट था, ठीक है। अब ड्राई सैंपल का वेट आ गया m1। अब हम क्या करते हैं, ये इसका वेट मिल गया, हमने इसको मेजर किया कि इसका वेट कितना हो रहा है। तो हमने मान लिया कि m1 उसका मेजरमेंट हो रहा था कि इतने ग्राम्स का, ये जो ड्राई सैंपल है इतने ग्राम का है। अब हम क्या करते हैं कि जो कोर सैंपल था उसको कोई भी फ्लूइड जिसकी डेंसिटी हमें पता होती है, ठीक है, उस फ्लूइड में हम सिंक करके रख देते हैं कि ताकि क्या हो जाए कि जो भी पोर्स है वो सारे फिल हो जाएं उस फ्लूइड से, ठीक है। हमने किसी फ्लूइड में इसको उसको सिंक करके रख दिया तो जो भी फ्लूइड होगा वो सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा कोर सैंपल है वो क्या करेगा, सैचुरेट हो जाएगा पूरा का पूरा उस फ्लूइड से, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करेगा, उस कोर सैंपल में एंटर हो जाएगा, जो भी वॉइड स्पेसेस थी उसमें जाके एंटर होके क्या कर देगा, उस कोर सैंपल को सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस जो सैचुरेट हमने कर दिया इसको वापस हम क्या करेंगे, इसका वेट मेजर करेंगे। तो अब जो फ्लूइड है इसमें एंटर हो गया तो क्या होगा, वो फ्लूइड जो भी फ्लूइड है इसमें एंटर होके क्या होएगा, फ्लूइड एंटर होके क्या करेगा, इसका वेट इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हमने माना कि जो वेट इंक्रीज हो गया
दैट इज M2, ठीक है। जो वेट है वो इंक्रीज होके क्या हो गया, M2 हो गया। तो M1 हमारे क्या था, ड्राई सैंपल का, जो ड्राई कोर सैंपल था उसका वेट था। अब जो M2 आया वो क्या आया, जो सैंपल था हमारे पास उसका प्लस किसका, जो फ्लूइड इसमें एंटर हो गया है, सैचुरेट हो गया है वॉइड स्पेस में, ठीक है। जितना भी वॉइड स्पेस होगा उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड है वो एंटर हो जाएगा, तो जिससे इसका वेट क्या हो गया, बढ़ के क्या हो गया, M2 हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब दोनों को अगर हम M2 माइनस M1 करें तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो फ्लूइड जो एंटर हो गया उसी फ्लूइड का हमें क्या मिलेगा, वेट मिलेगा, राइट। कि पहले तो क्या था, सिर्फ ड्राई M1 क्या था, सिर्फ ड्राई सैंपल का जिसमें कोई फ्लूइड नहीं है। M2 क्या था, जो ग्रेन जो हमारा सैंपल है प्लस जो फ्लूइड इसमें एंटर हो गया है उसका वेट। तो अगर मैं M2 माइनस M1 करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, कि जितना फ्लूइड उसमें एंटर हो गया है उस फ्लूइड का वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उस फ्लूइड का वेट हमें हमें माना कि जो उस फ्लूइड का वेट हमने M2 माइनस M1 किया और उस फ्लूइड का जो वेट है वो है M है, ठीक है। तो ये जो M है उस फ्लूइड का वेट हमें मिल गया। तो अब पोर वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम अगर हमारे पास मास हो, हमारे पास डेंसिटी हो, ठीक है। तो जो फ्लूइड से हमने सैचुरेट कराया है उसका तो डेंसिटी भी है, हमें पता है कि किस फ्लूइड से हमें सैचुरेट कराया है तो उसका डेंसिटी हमें पता होता है, ठीक है। तो अगर हमें डेंसिटी पता है तो क्या रिलेशन होता है मास डेंसिटी और वॉल्यूम में, M इक्वल्स टू क्या होता है, M इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू वी, रो इंटू वी। V आप M क्या है, मास, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड V इज द वॉल्यूम हेयर। तो अगर हमें कितना वॉल्यूम में फ्लूइड एंटर हुआ वो क्या होगा, मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। कि कितना, सॉरी मास ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड एंटर हुआ है उसका मास हमें पता है, उस फ्लूइड की हमें डेंसिटी पता है। तो M और रो को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, इंटरकनेक्टेड वो, अब क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारा सैंपल था उसको सैचुरेट कराया फ्लूइड में, ठीक है। तो जो वो जो वॉइड स्पेसेस थे वो जो इंटरकनेक्टेड थे, ठीक है। उसी में क्या होएगा, जो आपका फ्लूइड है वो एंटर हुआ, इंटरकनेक्टेड की वजह से ही फ्लूइड था एंटर हो गया, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम हमें इससे जो मिलेगा, ये जो M और रो यूज करके जो हमें V मिलेगा वो क्या होगा, pore volume of the rock due to interconnected pore spaces, ठीक है। जो interconnected pore spaces होंगे उनकी वजह से वॉल्यूम मिलेगा। तो इससे इस पोर वॉल्यूम को यूज करके हम क्या करेंगे, इफेक्टिव पोरोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पोर वॉल्यूम मिल गया। बल्क वॉल्यूम मैंने बताया ही था कि कैसे मिलता है, हम अगर हम उसके क्या करें, डायमेंशंस हमें पता हो तो बल्क वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, और इसको यूज करके हम ये जो वॉल्यूम मिलेगा इस वीक, ये क्या होगा, पोर वॉल्यूम ड्यू टू इंटरकनेक्टेड पोर्स, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, इफेक्टिव पोरोसिटी देगा। तो इस तरीके से हम जो पोरोसिटी है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे, ठीक है। सो अब ठीक है, अब ये देखो, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ो। A cylindrical core sample was dried completely। देखो ये क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कोर सैंपल है वो आपका क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है। तो अब सिलिंड्रिकल कोर सैंपल वाज ड्राइड कंप्लीटली एंड वेटेड 52 ग्राम्स, ठीक है। इसका जो वेट है वो क्या है, 52 ग्राम्स। जो ड्राई सैंपल है उसका वेट आया 52 ग्राम्स। देन इट वाज सैचुरेटेड इन अ सलाइन वाटर हैविंग डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी। मतलब क्या था, जो ड्राई सैंपल था इसको, जो सिलिंड्रिकल कोर सैंपल था उसको हमने कंप्लीटली ड्राई किया, ठीक है। फिर उसका वेट कर लिया ड्राई, मतलब अब उसमें कोई भी फ्लूइड नहीं है, सिर्फ ग्रेन की वजह से जो वेट आ रहा है वो आ रहा है। तो वो था 52 ग्राम्स था, ठीक है। अब इसको हमने एक सलाइन वाटर में क्या किया, सैचुरेट किया।
तो जो सलाइन वाटर था उसका डेंसिटी हमें नोन था, ठीक है, 1.6 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1.6 ग्राम पर सीसी से इसका डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। एंड अब हमने क्या किया, इसको वापस वेट किया, अब सैचुरेट कर लिया इसको कंप्लीटली इस सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर एंटर कर गया, जो इंटरकनेक्टेड पोर्स थे, ठीक है, तो पोर्स में जाके सलाइन वाटर से ये कंप्लीटली जो आपका सैंपल था वो सैचुरेट हो गया, जितना सैचुरेट ये हो सकता था। तो अब हमने इसको वापस, इसका वेट है वो मेजर किया, ठीक है। तो इसका जो वेट आया वो आया 53.5 ग्राम, ठीक है, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट द पोरोसिटी ऑफ द कोर सैंपल, ठीक है। जो आपको डेटा है वो गिवन है, वो क्या है, लेंथ ऑफ द कोर, कोर का जो लेंथ है, जो कोर सैंपल है उसका हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज गिवन, डायमीटर ऑफ द कोर इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला जो अपना सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बल्क वॉल्यूम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए बल्क वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बल्क वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल कोर है, सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई सैंपल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, जो लेंथ है कोर का, ये जो हाइट है 3 सेंटीमीटर गिवन है और आर इज गिवन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूज करो पाई, सॉरी ठीक है, पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डी इज हेयर डायामीटर, ठीक है, डायामीटर कितना है, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ हम डायामीटर यूज कर रहे हैं। डायामीटर क्या होता है, जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायामीटर का हाफ, ठीक है। तो डायामीटर का हमने स्क्वायर किया, पाई डी स्क्वायर 4 इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कोर सैंपल, ठीक है। ये जो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल हमें क्या दे देगा, कि जो बल्क वॉल्यूम है इस सैंपल का बल्क वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट द बल्क वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, तो हमने अगर इसमें वैल्यूज पुट करी तो क्या आएगा, पाई डी जो क्या है, डायमीटर ऑफ द रॉक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पुट करो, 3.14 इंटू 1/4 इंटू जो लेंथ है वो क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो पुट करने पे जो हमें बल्क वॉल्यूम मिला वो कितना मिलेगा, फटाफट इसको कैलकुलेट करो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर विच इज द डायमीटर ऑफ द रॉक, ठीक है, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, बल्क वॉल्यूम ऑफ द रॉक मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक दे देगा। अब किसी भी सैंपल की पोरोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए, बल्क वॉल्यूम चाहिए एंड पोर वॉल्यूम चाहिए। तो बल्क वॉल्यूम अपने को मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 3.14 into 1 into 3 divided by 4. Calculate it fast. 0.14 into 1 into 3 and it is divided by 4. तो हमें जो बल्क वॉल्यूम है मींस की जो टोटल वॉल्यूम है रॉक सैंपल, जो हमारा कोर सैंपल था वो मिल जाएगा 2.355। अब देखो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, इसका अब सब कुछ यहाँ पे क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम क्या लिखते हैं सीसी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बल्क वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा क्या होगा, पोर वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ठीक है। तो पोर वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए कि कितना फ्लूइड इसमें एंटर हो गया एंड क्या चाहिए, डेंसिटी कि जो फ्लूइड इसमें कोर सैंपल में एंटर हुआ इसका डेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पोर वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे। पोर वॉल्यूम ऑफ द रॉक विल बी इक्वल्स टू, अब मास आपने कैलकुलेट कैसे करोगे कि जो 53.5 है ये क्या है हमारा M2 है, ठीक है, और 52 ग्राम्स क्या है M1 है। तो इसको तो हमने क्या किया, सैचुरेट, ये जो हमारा सैचुरेटेड सैंपल था जिसमें फ्लूइड सैचुरेट हो गया था, ठीक है। तो इसका जो मास है वो क्या है 53.5 ग्राम,
ठीक है, और जो हमारा सैंपल जब ड्राई था, इसमें कोई भी फ्लूइड नहीं था, ठीक है, तब इसका मास क्या था 52 ग्राम। अगर हम इसको 53.5 में से 52 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, जो वेट मिलेगा वो किसका मिलेगा, जो फ्लूइड है जो कोर सैंपल में जाके सैचुरेट हो गया, सिर्फ उसी फ्लूइड सैंपल का वेट मिलेगा, राइट। ठीक है, तो हमने 53.5 माइनस 52 ग्राम्स किया तो कितने ग्राम मिला हमें, 1.5 ग्राम। ठीक है, 1.5 ग्राम फ्लूइड क्या हुआ, इस कोर सैंपल में जाके सैचुरेट हो गया। मतलब ये क्या दिखा रहा है, इतना इसमें इंटरकनेक्टेड वॉइड स्पेसेस थे कि इतना वॉल्यूम में इतना ग्राम फ्लूइड है, सॉरी इतना ग्राम फ्लूइड क्या हो गया इसमें जाके एंटर हो गया। ठीक है, तो ये 1.5 ग्राम क्या है, फ्लूइड। अब इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो क्या है 1.6। ठीक है, तो हम डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी करेंगे। मास अपॉन डेंसिटी क्या देता है हमें, वॉल्यूम देता है। तो यहाँ पे ये किसका वॉल्यूम देगा, जो फ्लूइड है वो कोर सैंपल में एंटर हो गया था उसका वॉल्यूम, जो कि क्या है आपका कोर वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। तो अगेन हम 1.5 डिवाइड बाय 1.6 करेंगे, देन व्हाट विल वी गेट, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल्स टू 0.9375 अराउंड। ठीक है, पॉइंट हम लिख सकते हैं 0.93 या 0.94 मेंशन कर सकते हैं राउंड फिगर में। अब देखो पोरोसिटी के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए था, पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ पोर वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। ठीक है, पोर वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम का ये रेशियो होता है। तो ये हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम पोरोसिटी को नाउ वी कैन कैलकुलेट द पोरोसिटी इन दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, पोर वॉल्यूम, पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ पोर वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। तो पोर वॉल्यूम अपने पास कितना आया 0.94। ठीक है, 0.94 डिवाइडेड बाय, अब बल्क वॉल्यूम कितना है, बल्क वॉल्यूम कितना है टोटल 2.355। ठीक है, 355। तो ये जो वॉल्यूम आया, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो कोर वॉल्यूम है आपका वो क्या है, अगेन ये क्या आया है सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक है, सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम, अब हम पोरोसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जो वॉल्यूम्स हैं दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब जो आपका बल्क वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है आपका, तो कोर वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो ग्राम को हमने ग्राम पर सीसी में डिवाइड किया, तो ग्राम और ग्राम कट होके क्या बचा, सीसी बचा ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। अगर अगर आपका जो बल्क वॉल्यूम है, अगर मान लिया कि ये फीट में गिवन होता, ठीक है, और यहाँ पे जो डेंसिटी, तो आपको क्या करना होता है, किसी एक चीज को, मतलब अगर ये ग्राम पर सीसी में गिवन है, ये सब ग्राम में गिवन है, तो इससे हमें जो कोर वॉल्यूम मिलता है वो सेंटीमीटर क्यूब में मिलता है, सीसी में मिलता। अगर ये दोनों फीट में गिवन होते तो हमें फीट क्यूब में मिलता। तो इस केस में क्या करना होता, हमें इस फीट क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट करना होता। ठीक है, ये जो दोनों वॉल्यूम है वो सेम यूनिट में होने चाहिए, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है यहाँ पे, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, तभी हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल के हमें क्या मिलेगा, पोरोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो अब इसका रेशियो निकालो, दैट विल गिव अस द पोरोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो रेशियो क्या निकलेगा 0.94 डिवाइडेड बाय 2.355। तो फ्रैक्शन में ये अराउंड 0.399 निकल रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.40 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोरोसिटी है वो क्या है, फ्रैक्शन में अगर हम बोले तो 0.40 इज द पोरोसिटी ऑफ दिस कोर सैंपल। और अगर हम परसेंटेज में बात करना चाहें तो पोरोसिटी हेयर इज 40%। ठीक है, 40% पोरोसिटी है इस रॉक सैंपल की। आपको ये भी देखना है कि भाई जो पोरोसिटी है वो सैंपल की हमें फ्रैक्शंस में पूछी गई है या परसेंटेज में पूछी गई है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे ये मेंशन नहीं है तो आप फ्रैक्शन में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेंशन है कि भाई पोरोसिटी को आप परसेंटेज में बताओ, तो आपको क्या बताना है 0.40 इंटू 100 करोगे तो ये जो पोरोसिटी है वो परसेंटेज में आएगा। तो हेयर ये जो कोर सैंपल है इसका जो पोरोसिटी है दैट इज 40%। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ कि हम, अब ये जो निकला है वो क्या निकला है, आपका इफेक्टिव पोरोसिटी निकली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, पोरोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली ये जो डेटा है वो इस तरीके से आपको गिवन होता है, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होता है।